नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर के मिड टर्म और इन टर्म की परीक्षाएं हो रही हैं और हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित 3 पेपर के प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। उसमें से बहुत से प्रश्न परीक्षा में मिले भी हैं। तो आइए आज हम लोग बीएड प्रथम सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र समसामयिक भारत में शिक्षा, जिसका कोड है EDU-BED 104, मिड टर्म और इन टर्म दोनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें, हल करें। तो आइए मिड टर्म के लिए जो खंड अ है, दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो खंड अ के जो प्रश्न हैं वो मिड टर्म के लिए हैं। 6 प्रश्न आ रहे हैं, आपको किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना है। जैसा कि मैं बताया हूँ, आप देख सकते हैं, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न मैं रखा हूँ, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों एवं आदर्शों का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न है, बौद्ध कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा के गुण दोषों का उल्लेख कीजिए। चौथा प्रश्न मैं रखा हूँ, मैकाले विवरण पत्र 1835 के प्रमुख सिफारिशों को बताइए। प्रश्न संख्या 5 पर मैं रखा हूँ, वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहना कहाँ तक उचित है, बताइए। और छठा प्रश्न है, कोठारी आयोग के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो आप लोग मिड टर्म से संबंधित जो प्रश्न तैयार कर रहे हैं, इन 6 प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे तो आसानी से आप 3 प्रश्नों को हल कर लेंगे। आइए अब इन टर्म से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को देखें और उन प्रश्नों से बनने वाले प्रश्न जो किस रूप में पूछे जाएंगे उन्हें देखें। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को अपना प्यार और स्नेह दें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से। तो आइए देखें, इन टर्म में खंड ब के अंतर्गत आ रहे हैं। नोट सभी प्रश्न करने हैं, आपको 40 प्रश्न आ रहे हैं, आप 40 कर रहे हैं। पहला प्रश्न मैं रखा हूँ, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, संस्कृत। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तक्षशिला, मिथिला, काशी, प्रयाग। आप लोग अगर तैयार है, बहुत अच्छी बात है। आपके रिवीजन के उद्देश्य से मात्र 40 क्वेश्चन के इस प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूँ। तो वैदिक काल में शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तक्षशिला। यह वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जो बाद में बौद्ध कालीन शिक्षा के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ। और अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 3 में रखा हूँ आपके लिए, वैदिक काल में विद्या अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व संस्कार होता था। 4 संस्कार आपके सामने हैं ऑप्शन के रूप में। समापवर्तन, कहीं कहीं समावर्तन देता है, प्रवज्जा, बिस्मिल्लाह, उपनयन। तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा, आप जानते भी हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपनयन। वैदिक काल में विद्या अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व उपनयन संस्कार होता था। और वहीं पे समावर्तन संस्कार की बात करें तो समावर्तन संस्कार जो है, यह जब बालक अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जाता था और अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद
गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए तो वह वापस आता था, तब समावर्तन संस्कार होता था, यानी कि शिक्षा पूर्ण होने पर। और प्रवज्जा संस्कार की बात कर लिया जाए तो यह प्रवज्जा संस्कार जो है यह बौद्ध कालीन शिक्षा से संबंधित है। बौद्ध शिक्षा दर्शन से आप प्रवज्जा संस्कार के बाद बौद्ध काल में शिक्षा प्रारंभ की जाती थी। और बिस्मिल्लाह संस्कार को देखें तो यह इस्लामिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। इसके पश्चात मुस्लिम बालक शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ करता था और बिस्मिल्लाह संस्कार की उम्र जो थी वह थी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। तो इस प्रकार प्रश्न बनेंगे। और यहाँ पे जो है उपनयन संस्कार कितने वर्णों का होता था। वैदिक काल में तो 3 वर्णों का, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र को अधिकार नहीं था शिक्षा ग्रहण करने का, जो कि वैदिक कालीन शिक्षा की एक बहुत बड़ी खामी थी। वैदिक कालीन शिक्षा के जो उपनयन संस्कार थे 3 वर्णों के होते थे। ब्राह्मण के बालक का 8 वर्ष में, क्षत्रिय के बालक का 10 वर्ष में और वैश्य के बालक का 12 वर्ष में। तो आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बौद्ध कालीन शिक्षा प्रदान की जाती थी। जो बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान करने की संस्थाएं थीं, 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी। मठों और विहारों में बौद्ध कालीन शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो यहाँ पे ऑप्शन मठों में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी सही है। और वैदिक कालीन शिक्षा गुरुकुलों में, मदरसों में इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी और विशेषतः उच्च शिक्षा दी जाती थी मदरसों में। और डी ऑप्शन पर विचार करें तो मकतबों में, तो जो मुस्लिम कालीन इस्लामिक शिक्षा थी वह मकतब में प्राइमरी यानी कि प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। तो आप इसे तैयार कर लें, यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। 5वां प्रश्न आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। बौद्ध कालीन शिक्षा का माध्यम था। तो बौद्ध कालीन शिक्षा का माध्यम यहाँ दिया हुआ है संस्कृत, अपभ्रंश, पाली सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर का आप चयन कर लें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, पाली बौद्ध कालीन शिक्षा का माध्यम था। और संस्कृत जो था वो वैदिक कालीन शिक्षा की भाषा थी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 16 है, शरण त्रयी का संबंध है वैदिक शिक्षा से, बौद्ध शिक्षा से, बौद्धिक शिक्षा से। और ऑप्शन डी है सभी। आप सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी। शरण त्रयी का संबंध बौद्ध शिक्षा से था, जिसमें तीनों जो त्रयी में आते हैं वह सूत्र हैं आपके बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये शरणत्रयी से संबंधित यही शरणत्रयी हैं। बौद्ध शिक्षा से इसका संबंध है। आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। और पंचयज्ञ और पंचऋण की बात किससे है अगर पूछे तो वैदिक कालीन शिक्षा से। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7वां है, थोड़ा कटा हुआ है, आप पढ़ रहा हूँ वाइस से समझ लेंगे। मुस्लिम कालीन शिक्षा में साहित्य में निपुण व्यक्ति को कहा जाता था। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा में जो साहित्य में निपुण विद्यार्थी होता था उसे काबिल कहा जाता था। ए ऑप्शन सही है। और फाजिल की बात करें तो जो तर्क और दर्शन शास्त्र में जो विद्यार्थी निपुण होता था उसे फाजिल कहा जाता था। यह पेपर आप देखे थे, सेकंड पेपर में पूछा गया था आपसे। और आलिम जो धर्म के क्षेत्र में, धार्मिक शिक्षा में जो निपुण होता था उसे आलिम कहा जाता था। तो यहाँ आप देख लें, इसे तैयार कर लें, यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8 है,
मुस्लिम शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थाएं थीं। यानी कि मुस्लिम शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थाएं जो थीं, तो यहाँ पे खानकाह है, मकतब है, मदरसा है, ये सभी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्योंकि मुस्लिम कालीन शिक्षा में यदि यह पूछ दे कि खानकाह का क्या अर्थ है, तो खानकाह वह होता था जहाँ सूफी संतों का निवास स्थान होता था, वहीं से शिक्षा वो प्रदान करते थे, तो उसे खानकाह कहा जाता था। मकतब में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। मुस्लिम धर्म में प्राथमिक शिक्षा जो दी जाने की संस्था थी वो मकतब थी। और यदि ऑप्शन डी सी पर बात करें मदरसा, तो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में मदरसों में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही है, उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 आप लोगों का दिया हुआ है। किसे मुस्लिम शिक्षा के केंद्र के रूप में सिराजे हिंद कहा जाता है? देख लें, प्रश्न है किसे मुस्लिम शिक्षा के केंद्र के रूप में सिराजे हिंद कहा जाता था? कानपुर, अलीगढ़, जौनपुर, कोई नहीं। सही आंसर का आप चयन करें। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जौनपुर। मुगल काल में शाहजहां के द्वारा कहा गया था ये बात कि जौनपुर को उसने सिराजे हिंद का नाम दिया, और इसीलिए मुस्लिम शिक्षा के केंद्र के रूप में सिराजे हिंद कहा जाता था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 10 है। प्राच्य 10 नंबर प्रश्न है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का प्रारंभ हुआ? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही ऑप्शन का चयन करें। 1813 ईस्वी के चार्टर से, 1835 ईस्वी के चार्टर से, 1835 ईस्वी से, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, 1813 ईस्वी के चार्टर से प्राच्य पाश्चात्य विवाद का प्रारंभ हुआ। और यह प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या था? तो जब 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को यह निर्देश दिया गया, आदेश दिया गया कि भारतीयों की शिक्षा के लिए वह 1 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष खर्च करेगी। भारतीयों की शिक्षा की बात कही गई थी। तो यहाँ पे जो 1813 में सिर्फ शिक्षा की बात कही गई थी, लेकिन यह नहीं बताई गई कि शिक्षा का साहित्य, कैसा साहित्य पढ़ाया जाएगा, भाषा, साहित्य का भाषा क्या होगा, ज्ञान कैसा होगा। इसको लेकर भारत में 2 गुट बन गए। एक गुट जो प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृत के समर्थक विद्वान थे, उन्हें प्राच्यवादी कहा गया, वो प्राच्यवादी कहलाए। और दूसरा गुट जो था अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, तो ये समर्थक थे, तिन्हें पाश्चात्यवादी कहा गया। और इस 1 लाख रुपए के लिए ये दोनों प्राच्यवादी, भारतीय संस्कृत सभ्यता के समर्थक, और पाश्चात्यवादी, अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर समर्थक, दोनों इस 1 लाख रुपए के लिए लड़ना प्रारंभ कर दिया। और इसी को प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। आइए अगर यहाँ पे 1833 ईस्वी के चार्टर की बात कर लें, तो अगर शिक्षा से जोड़ें तो 1833 ईस्वी का ये जो चार्टर है, इसमें जो 1 लाख रुपए 1813 में कहा गया खर्च करने के लिए, उसे बढ़ाकर 1833 में 10 लाख रुपए कर दिया गया। और साथ ही साथ एक नए पद विधि सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में बढ़ाया गया, और उसी के पद पर नियुक्त होकर भारत में लॉर्ड मैकाले का आगमन होगा। और लॉर्ड मैकाले जो खुद अंग्रेजी शिक्षा का प्रकांड विद्वान और समर्थक था, उसने 1833
आते ही भारत का दौरा किया और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पतन करने के लिए उसने यह सोचा कि भारतीयों को यदि अंग्रेज़ बना दिया जाए दिलों और दिमाग से, तो हमारा अंग्रेज़ों का काम भारत में आसान हो जाएगा। इस उद्देश्य से उसने, और साथ ही साथ वह अंग्रेजी का प्रकांड विद्वान था, उसने अंग्रेजी शिक्षा का पक्ष लिया और पक्ष लेने के साथ ही साथ 1835 ईस्वी में उसने अपना एक विवरण पत्र प्रस्तुत किया। और वह विवरण पत्र उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार भी कर लिया और लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रबल समर्थक माना जाता था। उसने प्रारंभ करा दिया। और यह प्रश्न बनता है कि किसने कहा कि संपूर्ण पूर्वी साहित्य यानी कि अरबी और संस्कृत साहित्य इंग्लैंड के एक अलमारी के कोने से भी तुच्छ है। तो यह स्टेटमेंट लॉर्ड मैकाले का था। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत भी लॉर्ड मैकाले ने जो अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया 1835 में, उससे समाप्त भी हो गया। आइए, इस पे लंबा व्याख्यान हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न को देखें, सामने है। इधर जो मैं बताया हूँ आपको, उसे सब तैयार कर लेंगे तो कड़ी जुड़ती जाएगी। और लॉर्ड मैकाले का जो 1835 का विवरण पत्र था, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, वे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माने जाते हैं। और साथ ही साथ 1835 के मैकाले विवरण पत्र में एक छनाई अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत लाया गया कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाएगी और वहाँ से शिक्षा छन छन के नीचे स्तर तक आएगी। उसे ही छनाई या निस्यंदन का सिद्धांत कहा गया। तो आप लोग उसे देखेंगे। आइए, अगले तैयार कर लेंगे। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12 है आपके सम्मुख। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के सहयोग से, जो गवर्नर जनरल थे, कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 12 आपके सम्मुख है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन ए, 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी में किया। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 है। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1817 में, 1820 में, 1822 में, 1824 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, 1817 ईस्वी में, जिसमें कलकत्ता हिंदू कॉलेज में राजा राम मोहन राय की भूमिका स्थापित करने में महत्वपूर्ण थी। प्रश्न संख्या 14 है। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। पेशवा, राजा राम मोहन रॉय, एल्फिस्टन, वेलेजली। सही आंसर का आप चयन करें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, एल्फिस्टन। एल्फिस्टन महोदय ने पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। प्रश्न संख्या 15 है। भारत में निस्यंदन छनाई का सिद्धांत दिया। तो मैं ऑप्शन अभी पहले जिक्र किया हूँ आपसे, जब मैं प्रश्न को डिस्क्राइब कर रहा था, आपको समझा रहा था प्राच्य पाश्चात्य विवाद, तो आपका तैयारी हो गया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैकाले विवरण पत्र ने भारत में निस्यंदन, अधोगामी या छनाई का सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थ्योरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, दिया। इसका अगर पूछ ले कि छनाई का सिद्धांत का अर्थ क्या था, मतलब क्या था, तो वहाँ पे आप लिख देंगे कि उच्च वर्ग को शिक्षा देना जिससे कि छन छन कर निम्न वर्ग तक पहुँच जाए, उसे ही छनाई का सिद्धांत कहते हैं। और इसको भारत में लागू करने का प्रयास लागू किया किसने?
तो मैकाले के विवरण पत्र के द्वारा, मैकाले ने। तो यहाँ से आप देख लेंगे। और यहीं पे थोड़ा वुड का घोषणा पत्र की बात आई है, ऑप्शन बी। तो आपको बता दें कि चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में भारत में आया था। और वुड के घोषणा पत्र को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और वुड का घोषणा पत्र ने भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। और साथ ही साथ तीनों प्रेसिडेंसी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर खोलने का कार्य भी प्रारंभ हो गया। वह वुड के घोषणा पत्र के द्वारा भारत में विश्वविद्यालय खोले गए। और साथ ही साथ वुड के घोषणा पत्र के समय 1854 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। और 1953 में 1853 में ही भारत में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाड़ा के बीच में। और वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो आप इसे देख लेंगे, तैयार कर लें। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यह जो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से रिवीजन करा रहा हूँ कि आप लोग इसे देख लें, आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। अगले प्रश्न को देखा जाए, प्रश्न संख्या 16 है, लॉर्ड ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, 24 नवंबर 1839 ईस्वी को लॉर्ड ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की थी। प्रश्न संख्या 17 है, वुड का घोषणा पत्र एक लंबा अभिलेख था। अभी इसके पहले मैं आपको डिस्क्राइब किया हूँ वुड के घोषणा पत्र के बारे में। तो यहाँ आप देखें, वुड का घोषणा पत्र एक लंबा अभिलेख था, 500 अनुच्छेदों का, 100 अनुच्छेदों का, 200 अनुच्छेदों का कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, वुड का घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों का लंबा अभिलेख था। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 18 है, वुड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? ये भी प्रश्न मैं अभी डिस्क्राइब किया हूँ आपको। आप सभी लोग सही उत्तर का चयन कर भी लिए होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1854 ईस्वी में। अब वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र और मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भारत में क्रमबद्ध या क्रमागत विद्यालयों की स्थापना की शुरुआत करने की बात या करने का एक ढांचा प्रस्तुत किसने किया? तो वो भी वुड का घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में। प्रश्न संख्या आपके सामने यहीं पे 19 नंबर स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं, बंगाल राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? बंगाल राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 14 अगस्त 1906 ईस्वी में बंगाल राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना हुई। थोड़ा सा मित्रों यहाँ मैं रुकना चाहता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय बात आई है, बंगाल राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना। अभी तक हमें वुड का घोषणा पत्र, मैकाले की नीति, इस तरह की बातें आ रही थी। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय शब्द आया है, तो भारत में पहली बार राष्ट्रीयता का जो प्रारंभ माना जाता है वह माना जाता है बंगाल प्रांत से। और वो भी जब लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए पहली बार खेल खेला, जिसमें अब सफल भी हो गया, उस समय भी हुआ और आज तो एकदम हो गया। लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं, फूट जाते हैं और अलग फूट डालो राज करो की नीति के शिकार हो गए हिंदू मुस्लिम। नहीं तो भारत की फिजा कुछ और होती। चलिए फ़िलहाल हम लोग वहाँ न जाएं, हम लोग अपनी प्रश्नों को देखें। बंगाल राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की बात पे थोड़ा मैं रुका था। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल विभाजन घोषणा किया, कहा तो कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, क्योंकि उस समय बांग्लादेश भी सम्मिलित थी।
उसमें बांग्लादेश भी सम्मिलित था और साथ ही साथ आपका बिहार और उड़ीसा का भी प्रांत था। तो इसलिए आप लोग को बताएं कि वो कर्जन ने इसे बताने के लिए, दिखाने के लिए तो किया यह, लेकिन वो उसका मेन उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी में वो फूट डालना। तो इसीलिए आप देखेंगे कि 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना भी होती है और बंगाल राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना भी हो रही है और वहीं स्वदेशी मूवमेंट भी बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ और वहीं से भारतीय राष्ट्रीयवाद की उदय की बात मानी जाती है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, वहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 20 है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1921 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 21 है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 22 है, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही ऑप्शन का आप चयन करें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, अलीगढ़ में। सर्वप्रथम अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई, जिसे बाद में 1925 के आसपास दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया। प्रश्न संख्या 23 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव कब पारित किया? प्रश्न देखें 5 की, फिर यहाँ पे ऑप्शन में है भारतीय राष्ट्रीय बात आ रही है तो थोड़ा मुझे रुकना पड़ रहा है, क्योंकि भारत में जो राष्ट्रीयता की कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था वह आ ही नहीं रहा है। कोई एक विशेष धर्म की बात कर देगा, कोई आएगा एक विशेष जात की बात कर देगा, कोई आएगा किसी विशेष संप्रदाय की बात कर देगा, लेकिन ये कोई नहीं कहता है कि जो गलतियां हम किए इतिहास में उससे सबक ले, हम ऐसे मार्ग को अपनाएं जिसमें हम कहीं धर्म और सिर्फ मानवता हो। इस दिशा में अगर विश्व गुरु की बात आती है तो अभी हम लोग भी उम्मीद रखे हैं कि भारत विश्व गुरु हो, लेकिन ऐसा विश्व गुरु हो जो कहने में न दिखने में लगे। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव कब पारित किया? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, 1905 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव कब पारित किया? तो जब पारित किया जब लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेजों की भलाई को, अंग्रेजों के राज को और अस्थायी करने के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों में फूट डालने के लिए जो प्रयास किया, उसके बाद कांग्रेस को लगा और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव 1905 में पारित किया गया। और 1907 की बात है तो यहाँ जान लें कि 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का 2 दलों में बंटवारा हो गया था। 2 दलों में बंटवारा, उदारवादी दल और अनुदारवादी दलों में। और यहाँ 1909 की बात है तो 1909 में भारत में एक मार्ले मिंटो सुधार नामक अंग्रेज़ों का एक भ्रमजाल आया था, जिसे कहें कि भारतीय परिषदीय अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 1909 ईस्वी में जो आया था और उसे मार्ले मिंटो, क्योंकि मार्ले भारत का सचिव और मिंटो भारत का गवर्नर जनरल था, इसलिए उसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 1909 में वो मार्ले मिंटो सुधार आया था, जिसके तहत भारत में सांप्रदायिकता की बात भी कर दी गई। मुस्लिम लोगों के लिए अलग प्रावधान किया गया। तो यहाँ पर 1909 आया तो जिक्र कर दिया कि यहाँ से प्रश्न बने तो आप देख लेंगे, तैयार रहेगा। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 24 है, गोखले बिल का संबंध था। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं।
उच्च शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, दोनों से, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्राथमिक शिक्षा से। गोखले का बिल 1911 ईस्वी जो अंग्रेजी सरकार के समक्ष यह प्रस्तुतिकरण था, गोखले जी ने अपने बिल के माध्यम से प्रस्तुत किया कि भारत में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से निःशुल्क और अनिवार्य कर देनी चाहिए। तो अंग्रेज़ों ने वहाँ उनका प्रतिकार किया, उनकी बिल को पास नहीं होने दिया। लेकिन गोखले ने यह भी बताया कि किस प्रकार बड़ौदा राज्य में प्राथमिक शिक्षा सफलता प्राप्त कर चुकी थी उस समय, इसलिए। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे सिद्ध नहीं होने दिया, तो ये बात की बात है। लेकिन गोखले बिल का जो संबंध है वह प्राथमिक शिक्षा से है, और यह प्रथम भारतीय थे जो भारतीय प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने पे जोर दिए। तो इसे भी आप तैयार कर लेंगे। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 25 है। वर्धा शिक्षा योजना आधारित थी। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। तो जो वर्धा शिक्षा योजना है, पहले तो ये जान लें आप कि वर्धा शिक्षा योजना को बुनियादी शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं, हथकरघा शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी द्वारा प्रस्तावित थी। वर्धा शिक्षा योजना के जनक गांधी जी माने जाते हैं। ऐसे प्रश्न बनते हैं, आप लोग तैयार कर लेंगे। और यह वर्धा शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा योजना थी, यह शिल्प केंद्रित थी, यानी कि हस्तकरघा पे थी। तो यहाँ पे इसे आप तैयार कर लेंगे। प्रश्न संख्या 26 है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए। 1948 ईस्वी में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन स्वतंत्रता आप हम लोगों को 15 अगस्त 1947 को मिली। और प्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया 1948 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति जी थे। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ, और जो इसके ने सुझाव और सिफारिशें दी, उसके आधार पर यह कहा गया था कि भारतीय विश्वविद्यालय भारतीयता को यानी कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने में सफल होंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति होगी और भारत एक सशक्त राष्ट्र बनेगा। क्योंकि तत्काल ही भारत को एक आघात लगा हुआ था कि भारत के शरीर से आधे अंग को काट कर, अगर आधे ना कहें तो 40% तो कह ही सकते हैं, 30 से 35 के आसपास ले जा सकते हैं, कट दिया गया था। बहुत असमानताएं लाद दी गई थी, समानताओं के नाम पर असमानताएं कर दी गई थी। लोगों को यूँ कहें कि नागरिकता को लेकर प्रश्न और जीवन मृत्यु का प्रश्न हो गया था। क्योंकि धर्म के अफीम को अंग्रेज़ों ने ऐसा बो दिया कि जो अभी भी चल रहा है। एक तो भारत एक ऐसा आध्यात्मिक देश होते हुए भी ऐसे मकर जाल में फंसा जिसमें बहुत समस्याएं हुई और हो भी रही है। लेकिन चलिए हम लोग टॉपिक पे आएँ, क्योंकि प्रश्न से संबंधित बातें हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1948 में, और इसका उद्देश्य रखा गया था कि भारतीय विश्वविद्यालय भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। किया गया 1948 में। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की गई थी विश्वविद्यालय आयोग द्वारा, कोठारी कमीशन द्वारा, मुदालियर आयोग द्वारा, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आप चयन कर लिए होंगे, ऑप्शन ए विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो अभी राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जो 1948 में गठन हुआ था। आप जान ही रहे हैं, अभी पहले ही मैं डिस्क्राइब किया हूँ। तो ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने किया। अगर यही राधा किशन आयोग दिया रहेगा तो उसे कर देंगे, या दे देगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या 1848-49 का आयोग, तो इसको आप कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 28 है, भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व है, यानी भारतीय संविधान में शिक्षा का उत्तरदायित्व किसे दिया गया है? केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, दोनों का, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन सी, दोनों का, क्योंकि भारतीय संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। प्रश्न संख्या 29 को देखा जाए, मुदालियर आयोग का कार्य क्षेत्र था। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। ए उच्च शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, दोनों, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा। और मुदालियर आयोग की बात आया है तो यहाँ जान लें आप, मुदालियर आयोग को ही माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। और मुदालियर आयोग का समय जो है 1952-53 है। 1952 में गठन हुआ, 53 में रिपोर्ट दिया। तो यहाँ पे मुदालियर आयोग से ये प्रश्न बनेंगे। और मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो लक्ष्मण स्वरूप मुदालियर, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, इसलिए इसे मुदालियर आयोग कहा गया। और प्रश्न संख्या अगले को देखे नहीं, यहाँ कोठारी की बात आई थी, वही मैं देख रहा था, कोठारी की बात हुई है। तो कोठारी कमीशन का कार्यकाल जो था 1964 में गठन हुआ। 1966 ईस्वी में यह अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। और इसी के सुझाव पर भारत में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई 1986 ईस्वी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 30 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1956 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई। और यदि यह पूछे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कानूनी जामा, संवैधानिक जामा पहनाकर संविधान के अंतर्गत रख दिया गया, पास करा दिया गया, तो वह किया गया 1961 ईस्वी में। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 31 है, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कहाँ हुई? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख, कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5 मई 1988 ईस्वी को भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 32 को देखें, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1961 ईस्वी में। आइए वीडियो लंबी बनती जा रही है, इसलिए मैं इसे जल्दीबाजी में अब जो है आप उसे समझ लेंगे और इन कंटेंटों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। कन्फर्म है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। प्रश्न संख्या 33 है, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1917 ईस्वी में सैडलर आयोग की स्थापना की गई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो इसे आप तैयार कर लें। प्रश्न संख्या 34 आपके लिए है, भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की सिफारिश किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में फॉलो भी कर लिया गया, लागू कर दिया गया। और इसी बात को कोठारी कमीशन ने भी दोहराया था। तो आइए अगले प्रश्न को अब देखें। प्रश्न संख्या 35 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ कब किया गया? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ किया गया था। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को प्रारंभ करने का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना, यानी कि
प्राइमरी एजुकेशन तक हर भारतीय को जोड़ देना। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात आई है तो यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया और नवोदय विद्यालय की भी स्थापना हुई। इत्यादि चीज़ों को आप याद रखेंगे कि 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना हुई। 1987। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 36 है, भारत में खुला मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कहाँ खुला? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया। प्रश्न संख्या 37 है, सर्वप्रथम किस कमीशन ने देश के लिए समान ढांचे की शिक्षा व्यवस्था की गई थी? यानी कि सर्वप्रथम किस कमीशन ने देश के लिए समान ढांचे की शिक्षा व्यवस्था की बात कही थी या व्यवस्था की थी? तो इस प्रश्न का 4 ऑप्शन है, आप सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोठारी आयोग ने सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही गई। प्रश्न संख्या 38 है, डेलर्स आयोग की नियुक्ति किस सन में हुई? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही ऑप्शन का चयन करें कि सही उत्तर ऑप्शन ए है 1933 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 39 है, किस अनुच्छेद में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रावधान है? 44, 45, 46, 47 अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में है? आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 45वें अनुच्छेद में। प्रश्न संख्या अंतिम और 40 प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन है, आप सही ऑप्शन का चयन करें। कस्तूरी रंगन, स्वामीनाथन, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप जानते भी हैं, करंट का प्रश्न है, सही उत्तर ऑप्शन ए, कस्तूरी रंगन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। तो मित्रों, मैं यथासंभव प्रयास किया हूँ कि आपके 4th पेपर के संपूर्ण पाठ्यक्रम को मैं एक सरसरी नज़र में स्पष्ट कर सकूं और आप लोग इन टॉपिकों को देख लें, आप लोगों का तैयार भी होगा। आप अच्छे तरीके से एक बार अपना रिवीजन कर जाएं, पेपर अच्छा होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।